खूबसूरत से ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड जियाओ जिंग पहाड़ों के बीच अपने शादी के ड्रेस को जला रही थी। वो भी दो स्ट्रेंजर के साथ, जिनमें से एक कहानी के हीरो वैंग था और दूसरा उसका दोस्त। अब उसने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए हम कहानी में कुछ घंटे पहले चलते हैं, जहाँ पर कि आज जियाओ जेंग की शादी हुओ से होने वाली थी और वो उसे चीट कर रहा था। जियाओ जेंग एक लॉयर है और जब उसे ये बात पता चलता है उसका होने वाला हस्बैंड शादी वाले दिन भी उसे चीट कर रहा है, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए गुस्से में उस कमरे में अंदर एंटर करती है और एक वीडियो बना लेती है हुओ के चीटिंग के रिगार्डिंग, और उससे ऑब्वियसली ये शादी तोड़ करके वहाँ से चली जाती है। उसे लगा था कि इससे बुरा उसके लाइफ में क्या ही होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि अभी उसके कंपनी वाले भी उसे फेक केस में फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। वो एक लॉयर थी और उसके बॉस का कहना था कि तुम हमारी बात मानो, लेकिन जियोजिंग यहाँ पर गलत लोगों के साथ काम करना नहीं चाहती थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो शादी वाले दिन ही उसने अपना जॉब तक छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जियोजिंग के पास न तो जॉब था और न ही शादी करने के लिए दूल्हा। उसे लगा था कम से कम उसके पेरेंट उसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जियाओजंग ने उन्हीं की बात मान करके एक नॉर्मल बंदे से अरेंज मैरिज करने का प्लान किया था। लेकिन लाइफ में अगर सब कुछ प्लान किया हुआ ही हो तो फिर लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाती है। जियाओजिंग को अब खुद के लिए जीने का मौका मिल रहा था। वो जानती थी कि वो फ़िलहाल अपने बॉस के खिलाफ नहीं जा सकती है और हुआ से तो उसने ब्रेकअप कर ही लिया है, तो वो उसी शादी के ड्रेस में अपनी कार उठाती है और वहाँ से फरार हो लेती है। जैसे ही जियाओजिंग के पेरेंट को इस बात का पता चलता है कि शादी वाले वेन्यू से जियाओजिंग फरार हो गई है, तो वो उसके पीछे दो गार्ड्स को लगा देते हैं ताकि वो लोग जियाओजिंग को पकड़ के लेकर के आए। और ये दोनों इतने ढक्कन हैं कि थ्रू आउट द ड्रामा वो लोग जियाओजिंग को पकड़ते ही रह गए हैं। जियाओजिंग बस अपनी कार भगाई जा रही थी, ये रास्ते उसे जहाँ भी लेकर के जाए। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब आती है जैसे ही वो पहाड़ों की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ती है। उसका मूड था थोड़ा वैकेशन मना करके आने का, और ये उसके गार्ड्स उसके पीछे पड़े हुए थे। आधे रास्ते में जियाओजिंग की कार का फ्यूल ही ख़त्म हो जाता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उतर करके वहाँ बने कुछ घरों की तरफ चली जाती है। गलती से वो वैंग को कुछ इलीगल बिजनेस करते हुए देख लेती है। अब दूर से तो उसे यही लग रहा था कि शायद वो कुछ ड्रग्स वगैरह का बाय एंड सेल कर रहा है। अब जियाओजिंग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन चीज़ों की वीडियो बना लेती है, भले ही वो गुंडों के बीच स्ट्रेंज जगह पर हो और उसके पास खुद की सेफ्टी के लिए कुछ भी ना हो। इसे दूसरे के काम में टांग अड़ाने का कुछ ज़्यादा ही आदत था। बिना पूरे सिचुएशन को जाने वो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है और सोचती है कि वो एक लॉयर है और वो यहाँ पर कुछ न कुछ इसके खिलाफ करेगी ही। लेकिन तभी वैंग की नज़र यहाँ पर जियाओजिंग पर पड़ जाती है और उसका बंदा यहाँ पर जियाओजिंग को लेकर के आता है। वैंग की दूसरी पार्टी के जाने के बाद जियाओजिंग यहाँ पर जब उससे बात कर रही थी, उसे डील करने का कोशिश कर रही थी कि देखो मैंने गलती से तुम लोगों की वीडियो बना ली है, ये वीडियो मैं डिलीट करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम लोग मुझे जाने दो तो। वैंग उससे कहता है कि हम तुम्हें इतने बेवकूफ़ लग रहे हैं, तुमने बेफिजूल का ही हमसे पंगा क्यों लिया। यहाँ पर वो लोग जियाओजिंग के हाथ को बांध देते हैं और उसे यहीं छोड़ करके चले जाते हैं कि अगर वो खुद से अपने हाथों को खोल पाई तो वो सेफ रहेगी। वैंग वहाँ से जा तो रहा था, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि तुम सच में उसकी हेल्प नहीं करोगे, वो लड़की है और मैंने देखा दो गुंडे उसकी तरफ जा रहे थे और ये यही गार्ड्स थे जो कि जियाओजिंग के माँ बाप ने उसे भेजा था। वो लोग उसे कह रहा था कि चलो आप घर चलो, आपके फादर ने हमें आपको लाने का ऑर्डर दिया है। जियाओजिंग इन फुद्दुओं से पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रही थी। तब तक वैंग वहाँ पर आता है और वो जियाओजिंग को अपनी कार से लेकर के जाता है। अब वैसे तो उन्हें पता नहीं था कि जियाओजिंग के लाइफ में क्या हुआ है, लेकिन शादी के ड्रेस में उसे देख के इतना तो समझ में आ रहा था कि वो अपनी शादी से ही भागी है। वैंग के फ्रेंड ने अपनी बहन के लिए एक ड्रेस बाय किया था, वो जियाओजिंग को पहनने के लिए दे देता है। जियाओजिंग उस ड्रेस को चेंज करती है। वो दोनों कार से बाहर निकल गए थे। तभी वहाँ पर वो
वैंग से लाइटर मांगती है और उस कहानी का पहला वाला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपने शादी के ड्रेस को जला रही थी। वैंग उसे कहता है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता मिल जाएगा। ये कह के वो अपनी दोस्त के साथ से वहाँ से निकल जाता है। अब जियाओजिंग के लिए ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा था। 2 किलोमीटर चलते चलते वो फाइनली यहाँ पास की बस्ती में पहुँच जाती है। एक होटल में स्टे के लिए रूम लेती है। वो आज रात वहीं स्टे करने वाली थी। इसी होटल में पीछे पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं, लेकिन इन गार्ड्स को नहीं पता था कि जियाओजिंग भी इसी होटल में स्टे की है। जियाओजिंग मस्त अपना घोड़े बेच करके सोती है और फिर सुबह उठ करके रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि पास के गांव जाने का बस उसे कहाँ से मिलेगा। वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर जियाओजिंग को बता देती है और ये दोनों सोते ही रह जाते हैं। उन्हें तो आइडिया भी नहीं था कि जियाओजिंग उन्हीं के साथ होटल में स्टे की थी। जियाओजिंग गांव के मार्केट में जाती है। वहाँ नोटिस करती है यहाँ के कुछ लोगों के बच्चे बीमार हैं। वो उनके सिम्टम को नोटिस करती है तो वो समझ जाती है कि किसी चीज़ का रिएक्शन इनके बच्चों को हो रहा है। ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, लेकिन पहाड़ों की तो आबो हवा इतनी साफ़ होती है तो फिर ये एलर्जिक रिएक्शन आ कहाँ से रहा है। अब उसे ये बात भी जानने का चुल मच जाता है। तभी उसकी नज़र यहाँ पर वैंग पर पड़ती है तो वो नोटिस करती है असल में वैंग यहाँ पर अपने दोस्त के साथ जो दवाएं, जो जड़ी बूटियाँ उसने खरीदा था वो गांव वालों को फ्री में बांट रहा है उनके एलर्जीज को कंट्रोल करने के लिए। तब जाकर के जियाओजिंग को समझ में आता है कि असल में उसने वैंग को गलत समझा था। वो वैंग से बात करने के लिए जाती है। वो कहती है देखो ऐसा है ना कि तुम जो ये दवाएं दे रहे हो उससे सिर्फ उन्हें रोका जा सकता है, उन्हें पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर हम साथ में काम करें तो मैं उन्हें ठीक करने का ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। ऑब्वियसली लोकल बंदा बाहर से आई बंदी पर तो ट्रस्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो सही है या गलत इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्टिल जियाओजिंग अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने वाली थी तब वो वैंग के साथ मिल करके गांव वालों को ट्रीट करने का डिसाइड करती है। वो कहती है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आई नो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा, हमारी शुरुआत भी काफ़ी अजीब थी और मैं शहर से आई हुई हूँ। तभी वैंग की नज़र पड़ती है कि वो दोनों गार्ड्स वापस से जियाओजिंग को ढूंढते हुए आ रहे हैं तो वो जियाओजिंग को अपने कार में बैठने के लिए बोलता है। भले ही आगे जो हो वो नहीं जानता, जियाओजिंग ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया था कि असल में वो एक लॉयर है और वो यहाँ पर वैकेशन के लिए आई हुई है। वैंग समझ जाता है कि ये लॉयर है और जिस चीज़ से वो यहाँ लड़ने के लिए है उस पर तो और भी कम ही ट्रस्ट किया जा सकता है। स्टिल वो जियाओजिंग पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है, लेकिन वो ये बात उसे बताता नहीं है। अब उसके गार्ड्स यहाँ पर जियाओजिंग को ढूंढते हुए आने लगते हैं और वो जियाओजिंग को वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में दोनों बात करते हुए जा रहे थे। जियाओजिंग का पूछना था कि क्या उसका गांव पास में ही है। वैंग का फ्रेंड बताने लगता है कि हमें हमारे गांव से रीलोकेट कर दिया जाता है और ये उन्हीं शहर की कंपनीज का काम था जिसमें कि जियाओजिंग का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ काम कर रहा था और उसके इस केस को जियाओजिंग की कंपनी ने हैंडल किया था। तो वह समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो फ्रॉड चल रहा है। गाँव वालों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटा करके ना जाने किन चीज़ों की फैक्ट्री यहाँ पर लगाई जा रही है, जिस वजह से कि पहाड़ों की आबो हवा ख़राब हो रही है और इन लोगों को एलर्जी हो रहा है। पूरा सिचुएशन को उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगता है और वो ये भी जानती थी कि वैंग एक अच्छा इंसान है, वो पढ़ा लिखा भी है। अपने गाँव के लोगों को बचाने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। जियाओजिंग वैंग के साथ ही रहने वाली थी, इसी वजह से वैंग उसे अब धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में बताने लगता है। उस पर ट्रस्ट करते हुए वो लोग गांव के ही एक मेंटल हो चुके इंसान को दिखाने के लिए जियाओजिंग को लेकर के जाते हैं। वो कहता है इसके साथ एक और इंसान शहर से आया था तुम्हारी तरह ही हमें सेव करने के लिए, लेकिन एक का तो पता ही नहीं चला कहाँ गया और दूसरे का तो हालत तुम देख ही रही हो। जियाओजिंग को लगने लगता है कि यह मामला इतना भी सिंपल नहीं है जितना सिंपल कि उसने देखा था, और अगर ये इंसान मेंटल हो चुका है तो फिर इससे अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर भी वो वैंग और उसके दोस्त का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है भले ही मैंने पहले ही इस कंपनी में काम किया था, लेकिन अब मैंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे ही फेक केसेस के बारे में पता चला था जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई थी।
लोगों ने मुझे भी इस केस में इंक्लूड करने का कोशिश किया था, लेकिन मैं आ ही नहीं थी। तभी वहाँ पर जियाओजिंग के डैड का कॉल आने लगता है। जियाओजिंग अपने डैड को कहती है कि अब वो एडल्ट है और उसे क्या करना है वो खुद देख लेगी, वो किसी और की बात नहीं सुनने वाली है और अब वो अपनी ज़िंदगी खुद के हिसाब से जीने का डिसाइड करती है। वो लोग इस मेंटल इंसान से फ़िलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जियाओजिंग यहाँ पर उनकी चीज़ों को नोटिस करने का डिसाइड करती है। आफ्टर दैट वैंग जियाओजिंग को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो लोग अपने कुछ लोगों से मिलते हैं और फिर इस इंसान के पास वापस आते हैं, जहाँ पर कि वैंग उनसे अच्छे से बात करके दोस्ती करने का कोशिश करता है। लेकिन वो इंसान नोटिस करता है कि कोई वैंग और जियाओजिंग पर नज़र रखा हुआ है, तो वो पागलों की तरह ही बिहेव करने लगता है। जियाओजिंग भी उस इंसान को चॉकलेट वगैरह ऑफ़र करती है, लेकिन आज भी कोई फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता है। वो लोग उसके घर के अंदर जाते हैं देखने के लिए कि शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। जियाओजिंग को लग रहा था कि ये इंसान जो मेंटल हुआ है उसने फैक्ट्री के बारे में कुछ तो सबूत जमा किया ही होगा। वो यहाँ पर वैंग से दोस्ती करने के लिए उसे अपनी तरह ही कचरा खाने के लिए देता है। अब वैंग के पास उस इंसान से दोस्ती करना है तो उसे वो कचरा खाना ही पड़ता है। जियाओजिंग उस पर नज़र रखी हुई थी और वैंग जैसे वो कचरा खाता है बेचारे को वोमिटिंग होने लगती है। यहाँ पर वो इंसान जो है वैंग को एक बॉक्स दे देता है। उस बॉक्स को लेकर के वैंग और जियाओजिंग वहाँ से निकलते हैं। वैंग को भी डाउट होता है कि कोई है जो उन पर नज़र रखा हुआ है। इसी वजह से वो उस बॉक्स को अभी ओपन ना करने का डिसाइड करते हैं और वैंग जियाओजिंग को कार में चलने के लिए बोलता है। जियाओजिंग को नहीं पता था कि कोई इंसान उन्हें फॉलो कर रहा है। वो इंसान अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि शायद जो कुछ वैंग और जियाओजिंग को चाहिए था वो उस पागल इंसान से उन्हें मिल गया है। उनका बॉस अभी वैंग और जियाओजिंग को फॉलो करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे डाउट था कि मामला इतना सिंपल नहीं है। जियाओजिंग यहाँ पर उस पागल आदमी की बातों को नोटिस कर रही थी कि वो उसे बेबी कह के पुकार रहा था, जैसे कि वो उसे जानता हो, लेकिन हो सकता है कि वो मेंटली अनस्टेबल हो और वो यूं ही बकवास कर रहा हो। घर जाकर के वो लोग उस इंसान की तरफ से दिए गए बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें भी काऊ डंग था और कुछ नहीं। उसके दोस्त हंसने लगते हुए लगता है कि वो सच में मेंटल है, लेकिन जियाओजिंग उस बॉक्स को ध्यान से देखने लगती है और नोटिस करती है कि इस बॉक्स पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ है। अब उस सिंबल को देखने के बाद वैंग पहचान जाता है, एक मिनट, ये तो मेरे ग्रैंडफादर के लॉकेट का सिंबल है जो कि वो हमेशा पहना करते थे। यानी कि जो इंसान अभी मेंटल हो चुका है वो मेरे ग्रैंडफादर से मिला था और वो उसे हिंट देना चाह रहा है। लेकिन आखिरकार वो हिंट क्या हो सकता है, उसे हिंट के बारे में उन्हें सबसे पहले पता लगाना था। जियाओजिंग उसे कहती है यानी कि वो इंसान पूरी तरीके से मेंटल नहीं है, वो हमें इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। वो लोग ग्रैंडमदर से पूछते हैं क्या ग्रैंडफादर उस गांव के पागल हुए इंसान को जानते थे। वो कहती थी कि हाँ, मैंने उन दोनों को कई बार बात करते हुए देखा है, लेकिन उनका क्या रिलेशन था हमें नहीं पता। वैंग लोग वापस से उस खतरनाक मिशन पे निकल रहे थे। जो उसकी फ्रेंड की सिस्टर थी वो वैंग को पसंद करती थी और वो वैंग को अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि इस मिशन में कुछ भी हो सकता है। जियाओजिंग को ये देख करके थोड़ा सा जेलसी होने लगता है, क्योंकि वैंग के साथ रहते रहते कहीं ना कहीं शायद वो भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो यहाँ पर ओवर रिएक्ट नहीं कर सकती थी। रास्ते में वैंग का फ्रेंड छेड़ रहा था कि कहीं जियाओजिंग जेलस तो नहीं फील कर रही। जियाओजिंग हंसते हुए कहती है मैं भला क्यों जेलस फील करूँगी, वो भी तुम्हारी बहन से कोई चांस ही नहीं है, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। वैंग के भी फ्रेंड को पता था कि वैंग और जियाओजिंग के बीच कुछ न कुछ तो पक रहा है। वो लोग वैंग के फ्रेंड को कार में ही रखने के लिए बोलते हैं और खुद उस इंसान से दोबारा मिलने जाने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन वो दोनों वापस से उस इंसान से मिलने के लिए जाते हैं। वो इंसान इस पर वैंग से थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा था और वो जासूस सब भी उन दोनों के पीछे लगा हुआ था। अंदर जाने के बाद वो इंसान नॉर्मली टॉक करने लगता है। वो वैंग से कहता है
बताओ, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर? वो इंसान तब तक वैंग को कुछ नहीं बताने वाला था जब तक वो ये नहीं कंफर्म करता कि जियाओजिंग उन्हीं के साथ है। एट द एंड उन दोनों को बोलना पड़ता है कि हाँ, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तब वो इंसान बताने लगता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे सेवियर थे, उन्होंने गांव को बचाने में मेरा बहुत हेल्प किया है, लेकिन एट द एंड उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बाथरूम में मैंने उस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रखा हुआ है। कोई इंसान तुम्हें फॉलो कर रहा है, पेट दर्द का बहाना बना करके तुम बाथरूम जाओ। वो इंसान को लगता है कि वैंग सच में वॉशरूम ही गया हुआ है। वैंग वॉशरूम से उस डॉक्यूमेंट को लेके आ जाता है, उस इंसान को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो इंसान कहता है, नहीं, मेरा यहीं रहना ठीक है। वैंग और जियाओ जेंग वहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। उस गुंडे को डाउट हो जाता है, उन्हें सच में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल गया है। उनका बॉस कहता है उन्हें मार करके भी अगर वो इन्फॉर्मेशन लेना पड़े तो ले लेना। वो लोग कार आगे बढ़ाते बढ़ाते जा रहे थे और वो लोग जानते थे कि वो लोग गुंडे से यहाँ पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इसी वजह से वैंग उन गुंडों को डाइवर्ट करने के लिए नीचे कार से उतर जाता है और जियाओजिंग को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जियाओजिंग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो गुंडे वैंग के पीछे जाते हैं और उसे कहते हैं तुम हमें वो चीज़ दे दो जो चाहिए। वैंग नहीं दे रहा था और तो वो लोग उसे पीटने लगते हैं। पहला हीरो है जिसको कि मैंने पूरी स्टोरी में मार ही खाते देखा है। तभी जियाओजिंग यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को सेव करने में थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। हालांकि वैंग को ज़्यादा इंजरी हुई थी और वो लोग यहाँ पर उन्हें सेव करते हुए लेकर के तो जाते हैं और गुंडों से फ़िलहाल पीछा भी छूट जाता है। लेकिन वो गुंडे जब तक उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक वो लोग उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और जियाओजिंग को ये देख करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। घर जा कर के वो वैंग का यहाँ पर फर्स्ट एड कर रही थी। वैंग के दोस्त की बहन भी उसका केयर करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वैंग उसे मना कर देता है क्योंकि नहीं चाहता था वो कि जियाओजिंग को इस बात का गलत फहमी हो। उसका भाई इन चीज़ों को देख रहा था और वो वैंग को फोर्स नहीं कर सकता था कि वो उसकी बहन को पसंद करे। वैंग अपने दोस्त को कहता है दादी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए वरना वो बेकार में ही परेशान होंगी। वैंग जियाओजिंग को कहता है कि तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, मुझे बचाने के लिए वहाँ बहुत खतरा था। जियाओजिंग कहती है अगर मैं नहीं आती तो फिर तुम्हारा क्या होता, इसी वजह से मुझे तो तुम्हें बचाने के लिए आना ही था। दूसरी तरफ वो इंसान अपने बॉस से माफ़ी मांग रहा था। इस इंसान का शकल यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो इंसान जियाओजिंग को भी हर्ट करने वाला था तो वो उसे कहता है अगली बार से जियाओजिंग को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस उस वैंग से वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जिंदा या मुर्दा मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए ही। 2 दिन दे रहा हूँ तुम्हें, 2 दिनों में वो डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाना वरना तुम भी अपनी जान से हाथ गंवा दोगे। दूसरी तरफ जियाओजिंग इस सीनरी का मज़ा ले रही थी। वैंग भी उसके साथ बैठा हुआ था। दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताते हैं और यहाँ पर उन दोनों को साथ में देख करके वैंग के दोस्त की बहन को जेलस हो रहा था। वो उन्हें खाना खाने के लिए अंदर बुलाने लगती है। खाने के टेबल पर वो लोग नोटिस करते हैं जियाओजिंग कुछ दवा खा रही है। वो लड़की उससे वो दवा मांग करके चेक करती है। जियाओजिंग जिस कंपनी का दवा खा रही थी उसे देख करके उसे लगने लगता है कि ये फ्रॉड हो सकती है, ये हमारे साथ कैसे हो सकती है, ये भी हमें धोखा ही दे रही है। उसके मन में यही सारे थॉट्स चल रहे थे। इधर जियाओजिंग को वो का कॉल आता है। वो उससे शहर आने के लिए कहता है। जियाओजिंग कहती है मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था हुओ ने जियाओजिंग के फ़ोन में ट्रैकर लगा रखा है, जिस वजह से अब वो जियाओजिंग को ट्रैक कर पा रहा था कि वो किधर है। वो फ़ोन तो कट कर देती है। बाहर थोड़ा साइड होकर के बैठी हुई थी जियाओजिंग की चीटिंग को याद करते हुए। तभी वैंग यहाँ पर आता है और कहता है कि डोंट वरी, तुम जितने दिन भी यहाँ पर हो मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। जियाओजिंग भी यहाँ पर वैंग के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाह रही थी। हालांकि उसने अपने बारे में उसे बहुत कुछ बातें नहीं बताई हुई थी। अगले दिन से वो लोग गाँव के लोगों से पिटीशन साइन कराने के लिए जाते हैं ताकि कंपनी में
उनके खिलाफ केस किया जा सके। उन लोगों ने इन लोगों के साथ गलत किया है। शुरुआत में तो कुछ गांव वाले वैंग पर तो भरोसा करते थे लेकिन जियाजिंग पर नहीं, इसीलिए उस पिटीशन को साइन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। स्टिल वैंग और जियाजिंग दोनों यहाँ पर मिल करके गांव वालों को समझा रहे होते हैं और काफ़ी सारे घरों से उन्हें पिटीशन साइन किया हुआ मिल भी जाता है, जिससे कि कोर्ट में केस करने पर उन्हें काफ़ी हेल्प होने वाला था। गांव वालों को जितना भरोसा वैंग पर था उतना भरोसा जियाजिंग पर नहीं था। वो लोग सिर्फ वैंग के कहने में आकर के जियाजिंग पर ट्रस्ट कर रहे थे कि वो उन्हें धोखा नहीं देने वाली है। यही रात में जियाजिंग और वैंग गांव के और कुछ लोगों से मिलने के लिए जा ही रहे थे कि कुछ गुंडे लोग यहाँ पर आने लगते हैं। अब वे वही थे जो कि एक दिन पहले उनसे वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आए हुए थे। वैंग जियाजिंग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, तभी वहाँ पर जियाजिंग के भी गार्ड्स आ जाते हैं। अब वो लोग वैंग का हेल्प करने के बजाय जियाजिंग को वहाँ से जाने लगते हैं। वैंग अकेले ही उनसे लड़ रहा था। स्टिल जियाजिंग यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती है। वो वापस आती है, उन गुंडों से लड़ती है वैंग को बचाने के लिए और यहाँ पर उन्हें बोल देती है कि मैंने पुलिस को बुला दिया है। तुम लोगों ने अगर वैंग को हाथ भी लगाने का कोशिश किया तो तुम लोग बचने नहीं वाले हो। देखा, यहाँ भी वैंग हीरो होकर के मार ही खा रहा है। क्या हीरो बनेगा ये। गुंडों को तो लग रहा था कि जियाजिंग सच कह रही है और अगर पुलिस इस मैटर में इन्वॉल्व हुई तो फिर केसेस खुलेंगे और यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। वैंग के दोस्त लोग वैंग को संभालते हुए घर लेकर के जाते हैं। डॉक्टर्स कुछ दवाएं देते हैं जिससे वैंग के चोट पर लगाने पर राहत मिल सकती थी। वैंग की दोस्त की बहन वैंग का ये हालत देख करके सारा जिम्मेदारी जियाजिंग पर ही डाल देती है। उसे थप्पड़ भी मार देती है और कहती है कि जब से तुम आई हो वैंग के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा ही हो रहा है। जियाजिंग भी गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपने हद में रहो। तभी वैंग को यहाँ होश आता है। उसका भाई वैंग से कंप्लेन कर रहा था लेकिन जियाजिंग कहती है नहीं नहीं, वो तुम्हें लेकर के थोड़ा कंसर्न थी और मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैंग यहाँ पर जियाजिंग को जाने के लिए कहता है। वो जानता था कि जियाजिंग की जान कितने खतरे में है और ऊपर से उन गुंडों ने वैंग को झूठ कह दिया था कि उनका ये लोकेशन कि वैंग और जियाजिंग कहाँ है खुद जियाजिंग ने ही उन्हें दिया था, बल्कि वो कि ये जो गुंडे थे वो यहाँ पर जियाजिंग को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आए हुए थे। अब जियाजिंग को ये बात पता नहीं था लेकिन वैंग के कहने की वजह से वो काफ़ी गुस्सा आ जाती है कि वो उसका इतना हेल्प कर रहा है, स्टिल वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। जियाजिंग गुस्से में उसी रात वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके गार्ड्स उसे वहाँ से ले करके जा रहे थे। तभी एक बंदा आता है। उसके होटल के ऑनर को जियाजिंग के लिए एक पुतला और उसकी दवाइयाँ दे करके जाता है। अब वैंग को लगने लगता है कौन ही उसे इन दवाओं को देने के लिए आया होगा, लेकिन वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि जो जियाजिंग थी गांव के और कुछ लोगों से मिलने के लिए जाती है उस पिटीशन को साइन कराने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ ज़्यादा ही जियाजिंग से रूडली बिहेव कर रहे थे। वो बाहर की फॉरेनर होकर के यहाँ के लोकल से कैसे आकर के बात कर सकती है और उन्हें इस चीज़ के लिए कन्विंस कर सकती है। वो लोग उससे बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है। वो उन्हें समझाता है कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही है। माना कि ये फॉरेनर है, पहले उसी कंपनी में काम की है, लेकिन आप लोग जियाजिंग पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपको हर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वो अपनी शहरी दुनिया छोड़ करके पिछले 1 महीने से हमारे साथ गांव में रह रही है। काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग बातें करने के बाद और वैंग की बातों की वजह से यहाँ पर जो वो लोग लास्ट कुछ लोकल लोग थे वो लोग वैंग और जियाजिंग की बात को मान जाते हैं। बाहर जाने पर जियाजिंग वैंग से पूछ रही थी कि वो यहाँ दोबारा क्या कर रहा है। वैंग उसे कहता है मैं तो बस गांव वालों की हेल्प करने आया था और कुछ भी नहीं। वो ये नहीं दिखाता है कि असल में वो जियाजिंग की फ़िक्र कर रहा था। उसे पता था कि जियाजिंग वहाँ के लोकल से बात करने के लिए जाएगी ही। तभी वैंग के दोस्त की बहन आती है और उन्हें बताती है घर पर कुछ हो गया है, कुछ गुंडे आए थे और वो लोग वैंग का दोस्त और उसकी दादी को पीट रहे हैं। वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ जा रहे थे लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी थी। वो गुंडे घर पहुँच गए थे। वैंग के दोस्त और उसकी दादी से कंपनी से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, जो कि डॉक्यूमेंट फ़िलहाल उनके पास था नहीं और अगर होता भी तो वो लोग डॉक्यूमेंट उसे नहीं देते। इस चक्कर में गुंडों से और लड़कों की और
ग्रैंड मदर की लड़ाई हो जाती है, जिस चक्कर में ग्रैंड मदर इंजर्ड हो जाती है अपने पोते को बचाने में और वो अपनी जान गंवा देती है। तब तक वैंग और जियाओ वहाँ पर पहुँचते हैं। वो गुंडे वहाँ से फरार हो चुके थे क्योंकि वो ओल्ड लेडी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और इनके आते ही वो यहाँ पर इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। उसकी लास्ट बस यही थी कि इस गांव को बचाया जाए, यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं और महामारी की वजह से उन सब की जान जाएगी। जियाओजिंग ये देख करके बहुत ही गिल्ट, बहुत ही सैडनेस फील करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों के लिए इतना ज़्यादा अपनापन क्यों महसूस कर रही है। इधर वो लोग वैंग को उठा के लेके जाते हैं। असली विलन तो हुआ था जो कि ये सब कुछ करवा रहा था। वो वैंग को कहता है, खुद जियाओजिंग ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे गांव का लोकल एड्रेस दिया है। अब सोचो, वो भी तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर हमारी कंपनी पर केस करोगे तो तुम हारोगे ही क्योंकि हम बहुत पैसे वाले हैं, और दूसरा तुम हमारी कंपनी में केस मत करो, हम तुम्हें 5 करोड़ देने वाले हैं, तुम इन गांव वालों को बांट दो, अपना इलाज कराओ और खुश रहो। ये केस नहीं होगा तो हम दोनों का भी फ़ायदा होने वाला है। वैंग यहाँ पर कुछ सोचने के बाद हुओ की बात मान जाता है। ऊपर से उसे ये भी पता चला था कि हुओ जियाओजिंग का फियांसे है। जितना ज़्यादा हुओ वैंग को जियाओजिंग के खिलाफ भड़का सकता था वो उसे भड़काता है। अब वैंग जो है वो हुओ से पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, ये सोचते हुए कि शायद वो उनसे नहीं लड़ पाएगा, और हुओ खुश होने लगता है कि पैसे के दम पर उसने एक और इंसान को खरीद लिया, और अगर ये केस बंद हो जाएगा तो वो लोग इलीगली अपने उस फैक्ट्री को वहाँ चला पाएंगे। कल वैंग के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और कल वैंग उन्हें वो डॉक्यूमेंट डिलीवर कर देगा। वैंग वहाँ से निकलता है। जियाओजिंग उसकी फ़िक्र कर रही थी। उससे पता चला था कि हुओ ने उसे किडनैप किया, तो वैंग उसे कहता है, हुओ तुम्हारा फियांसे है ना? जियाओजिंग उसे कहती है कि वो मेरा एक्स फियांसे है। दोनों घर में अंदर जाते हैं। ग्रैंड मदर की सारी पूजा वूजा वो लोग कर रहे थे। वैंग जियाओजिंग पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने हमारा एड्रेस उन्हें क्यों रिवील किया? तुम भी हमें उन लोगों की तरह धोखा ही दे रही हो ना, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। जियाओजिंग चौंक जाती है, मैंने कब उन्हें एड्रेस दिया और भला मैं उनका साथ क्यों दूंगी? तभी वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे एक ट्रैकर का एप्लीकेशन मिलता है जो कि हिडन तरीके से उसके फ़ोन में इंस्टॉल किया गया था। वो वैंग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है कि मैंने हुओ को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन वैंग उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। और जियाओजिंग को कहता है कि देखो, तुम हमारे साथ इतने दिनों तक रही, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ करूँगा नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तुम्हारी वजह से हमने ग्रैंड मदर को खोया है, वरना आज वो हमारे साथ होती। अगर वो गुंडे यहाँ तक नहीं पहुँचते तो जियाओजिंग को इस बात का बहुत ही रिग्रेट होने लगता है, लेकिन वो वैंग से कहती है, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें धोखा नहीं? हुओ ने तुम्हें कंपनसेट करने के लिए बोला होगा ना, तुम उसकी बात मान गए, तुम उससे पैसा लेने के लिए तैयार हो गए, तुम इस पर केस नहीं करोगे? क्या तुम गाँव वालों को अब धोखा दे रहे हो? वैंग कहता, हाँ, मैं गाँव वालों को धोखा दे रहा हूँ। जो भी पैसा मुझे मिलेगा मैं गाँव वालों को बांट करके ये केस रफा दफा कर दूंगा। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब, अब जाओ यहाँ से। तुम भी उन्हीं शहर के लोगों में से हो, तुम में भी कुछ अलग नहीं है। जियाओजिंग रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। उसके गार्ड्स यहाँ पर उसे लेने के लिए आए हुए थे। जियाओजिंग रास्ते में जब आगे बढ़ती है तो देखती है कि उसका जो डॉल उसे मिला था उसमें असली डॉक्यूमेंट है, तो वो समझ जाती है कि ये डॉक्यूमेंट असल में उसे वैंग ने दिया होगा। वैंग उसे ना तो गांव वालों को धोखा नहीं दे रहा है, लेकिन अगर असली डॉक्यूमेंट जियाओजिंग के पास है तो वैंग हुओ को कौन सा डॉक्यूमेंट देने के लिए गया हुआ है। ये बात जैसे ही जियाओजिंग को ट्रिगर करती है वो वापस लौटने का डिसाइड करती है। उसके गार्ड्स उसे रोक नहीं पाते हैं। जियाओजिंग ने इस बार खुद के लिए लड़ने और खुद के लिए ज़िंदगी जीने का डिसाइड किया था, और अब उसके लाइफ में वैंग है तो वो ऑब्वियसली किसी भी हालत में उसे हर्ट तो नहीं होने देगी। दैट्स वाई वो वापस से गांव की तरफ निकलती है, और अब लड़ाई आर्या पार की होने वाली थी।
वहीं दूसरी तरफ वैंग हो और उनके गुंडों को वो डॉक्यूमेंट देने के लिए जाता है। उन गुंडों को तो लगा था कि वैंग पैसे लेकर के उन्हें वो डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है। वैंग के अकाउंट में पैसे भी आ चुके थे। तब तक जल्दी जल्दी जियाओ जिंग वहाँ पर पहुँच रही थी। उसे पता था वैंग के जान को खतरा है, क्योंकि वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देने के लिए गया हुआ था। डॉक्यूमेंट जैसे ही यहाँ पर हो के गुंडों को पता चलता है कि असल में वैंग ने उन्हें धोखा दिया है, ये डॉक्यूमेंट फेक है, वो लोग वापस से उसे पीटने लगते हैं। और इस कहानी में हीरो को पीटना ही लिखा है, तो वो मार खा रहा होता है। स्टिल वहाँ पर जियाजिंग पहुँचती है। हो उसे कहता है कि तुम मेरी फियांसे हो, मेरे साथ रहोगी तो फ़ायदे में रहोगी। जियाजिंग उसे कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना ही होता तो मैं तुम्हारे साथ शहर में होती, बल्कि यहाँ नहीं। वो वैंग को वहाँ से सेव करके ले करके जाती है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने हो के खिलाफ मिला था वो यहाँ पर पुलिस को वो दे दी थी। इसी वजह से पुलिस अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचती है और वो लोग हो और उनके बंदों को पकड़ लेते हैं, जो भी इलीगली वहाँ पर ये लोग फैक्ट्री चला रहे थे। इस वजह से अब उन्हें जेल होने वाला था। और जल्दी जल्दी सबसे पहले वैंग को जियाओ जिंग हॉस्पिटल लेकर के जाती है। वो अब फाइनली अपना लॉयर का कोट पहन करके वैंग के लिए केस लड़ने वाली थी, जो कि पिछले 2 महीनों से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वैंग के ट्रीटमेंट के बाद वो फाइनली ठीक होता है। जो जियाओ जिंग के पेरेंट थे वो जियाओ जिंग के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। वो लोग उसका हेल्प करते हैं इस केस को लड़ने में, जीतने में। फाइनली उन गांव वालों के लिए जियाओ जिंग वो केस लड़ती है और वो जीत भी जाती है। इलीगल तरीके से जो वो फैक्ट्री चल रही थी उसे बंद कर दिया जाता है। गांव वालों को वापस से उनके गांव रीलोकेट किया जाता है। और फिर वैंग भी ठीक हो चुका था। हो और जितने भी लोग इन चीज़ों में इंक्लूडेड थे उन सबको जेल भेज दिया जाता है। कहानी के एंडिंग में वैंग और जियाओ जिंग दोनों साथ हो जाते हैं। शायद जियाओ जिंग वैंग के साथ अब उसी के गांव में रहने लगी थी और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।